नमस्कार, मैं रविश कुमार। पुलिस की जांच और उसकी गति की इतनी दुर्गति हो चुकी है कि इंसाफ की तलाश में लोग खुद को जला ले रहे हैं। यह कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है। आखिर लोग खुद को क्यों जला रहे हैं? पुलिस महकमे के संचालन के लिए लाखों लोग काम करते हैं, उन पर जनता का अरबों रुपया खर्च होता है, फिर भी पुलिस सिस्टम लोगों को ही इस हालत में पहुंचा दे रहा है कि लोग खुद को जला ले रहे हैं। पत्रिका दैनिक भास्कर और अन्य जगहों पर पुलिस अधिकारी का बयान छपा है। कल ही लखनऊ के लोक भवन के सामने एक शख्स ने आत्मदाह का प्रयास किया। उसने आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से गबन के आरोप में फंसाया जा रहा है। उसने खाद्य एवं रसद विभाग के अफसरों पर 1.25 करोड़ रुपए के गबन के आरोप लगाए हैं। जुलाई 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के सामने जमीन के कब्जे से परेशान मां बेटी ने खुद को जला लिया। मां मर गई। आरोप था कि दबंग के प्रभाव में पुलिस मदद नहीं कर रही थी। आप ऐसी खबरों को सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि पुलिस ने लोगों को किस हालत में पहुंचा दिया है। कोई पुलिस की मदद से किसी को फर्जी केस में फंसा रहा है, किसी को पुलिस ही फर्जी मुकदमों में फंसा रही है, तो किसी केस में असली मुजरिम आराम से घूम रहा है, पीड़िता को ही धमका रहा है। इसके शिकार सब हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, दलित भी, पिछड़े भी, सवर्ण भी। यह हताशा अब लखनऊ से दिल्ली पहुंच गई है। 16 अगस्त को वाराणसी की एक पीड़िता और उसके साथी गवाह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को जला लिया। दोनों काफी जल गए। पहले गवाह साथी की मौत हो गई और अब पीड़िता की मौत हो गई। दोनों ने जलाने के पहले फेसबुक लाइव कर जेल में बंद बसपा सांसद अतुल रॉय पर आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारियों के नाम लिए हैं कि उनसे तमाम गुहार के बाद भी कोई मदद नहीं मिली। 2019 का यह मामला था, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। उल्टा पुलिस ने पीड़िता को परेशान करना शुरू कर दिया। सांसद के भाई ने लड़की पर फ्रॉड के आरोप लगा दिए। कोर्ट ने पीड़िता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अंत में पीड़िता ने खुद को जला लिया और अब वह मर चुकी है। 10 दिन पहले इस लड़की ने सुप्रीम कोर्ट के आगे खुद पर आग लगा ली। मंगलवार को दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 24 साल की इस लड़की ने बीएसपी के सांसद अतुल राय के खिलाफ 2019 में बलात्कार का आरोप लगाया था। इस महिला का एक दोस्त भी था, उसने भी खुद को आग लगाया था। शनिवार को उसकी मौत हो गई। इसके पहले दोनों ने सोशल मीडिया पर लाइव किया और कहा कि उन्हें इंसाफ की बिल्कुल उम्मीद नहीं रह गई। यूपी पुलिस सांसद से मिली हुई है। अतुल राय अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के घोसी से सांसद हैं। उन पर हत्या सहित 2 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं। महिला ने मई 2019 में बनारस में उन पर केस किया था। आरोप लगाया कि 2018 में उन्होंने उसके साथ रेप किया। जून 2019 में अतुल राय ने आत्मसमर्पण किया और तब से वो जेल में है। मामला अदालत में लंबित है। नवंबर 2020 में राय के भाई ने महिला के खिलाफ बनारस में ही जालसाजी का एक केस दर्ज कर दिया और इस साल 2 अगस्त को अदालत ने महिला के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट निकाल दिया, जब पुलिस ने दावा किया कि महिला का पता नहीं चल रहा। महिला के आत्मदाह करने के बाद बनारस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और आईओ को सरकार ने निलंबित कर दिया। महिला के गांव में उसके दादा ने आरोप लगाया कि जेल में बंद सांसद के लोग परिवार को अक्सर घर आकर धमकाया करते थे। मायावती की बीएसपी ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी के विधायक रहे कुलदीप सेंगर इस समय जेल में हैं और पार्टी से निकाल दिए गए हैं। लेकिन इस मामले में पीड़िता के परिवार पर क्या बीती आपको पता है। पिता की हत्या कर दी गई। बीजेपी के पूर्व सांसद चिन्मयानंद स्वामी का केस सबके सामने है और अब बसपा सांसद अतुल राय का केस। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने आज कहा है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने से पहले सरकारों को हाईकोर्ट की इजाजत लेनी होगी। हाईकोर्ट जांच करेगा कि सांसद या विधायक के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण मामला दायर हुआ है या नहीं।
न्याय मित्र हंसरिया ने कहा है कि जिन मामलों को वापस ले लिया गया है उन पर भी विचार किया जा सकता है। मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 77 आपराधिक मामलों को वापस ले लिया गया। न्याय मित्र हंसरिया ने बताया कि इन मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस लिया गया है। इन मामलों में अधिकतम सजा आजीवन कारावास तक की है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषण में कहा करते थे कि सांसदों के मामले में 1 साल के भीतर सुनवाई पूरी होगी, चाहे किसी भी दल के क्यों ना हो, उनके दल के क्यों ना हो। 2021 आकर अब जाने की तैयारी में है। अब आते हैं निजीकरण के सपनों पर। निजीकरण कब बेचना हो जाता है, कब विकास हो जाता है, इसका जवाब इसी बात में है कि भारत के तमाम राजनीतिक दल आर्थिक नीतियों के मामले में थोड़े बहुत अंतर के साथ एक तरह से ही सोचते हैं। यही कारण है कि निजीकरण का विरोध रस्मी हो जाता है। एक दूसरे का विरोध करते हुए भी कांग्रेस और बीजेपी आर्थिक मामलों में अलग नजर नहीं आते हैं। किसी के पास ठोस आर्थिक कार्यक्रमों के विकल्प नहीं हैं, ना ही इसे लेकर कोई गंभीर मंथन है। कुल मिलाकर आर्थिक मामलों में पोस्टर एक ही छपा हुआ है। अलग अलग सरकारें उस पोस्टर को फाड़कर अपना अपना लिफाफा बना रही हैं। यह झोला भी उसी लिफाफे का एक नमूना है जो अलग ही यथार्थ की मार्केटिंग कर रहा है। भारत में कितने गरीब हैं इसका डेटा सरकार नहीं देती, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। यह गरीबी का डेटा बाहर आ चुका है। यूपी, गुजरात जैसे कई राज्य हैं जहां की आधी आबादी इस कार्यक्रम पर निर्भर है। आगरा के नामनेर इलाके में रहने वाले नरेंद्र कुमार शुक्ला के घर में मोदी जी वाला झोला टंगा ही रह गया है। दोबारा इतना राशन खरीदने की क्षमता नहीं है। एक बार में 15 किलो राशन लेकर आए तो 10 दिनों में ही खत्म हो गया। तालाबंदी के दौर में शुक्ला की नौकरी चली गई। वे प्राइवेट सेक्टर में 3000 की नौकरी करते थे। अब पानी की बोतल पहुंचाकर हर दिन 70-80 रुपए कमाते हैं। बेटा चाउमीन के ठेले लगाकर 100 रुपए कमा लेता है। 3 लोगों के परिवार में हरी सब्जी कम ही बनती है, केवल आलू बनता है। 1.5 किलो तेल की जगह अब आधे किलो तेल में काम चलता है। चाय भी दिन में अब एक बार बनती है। 15 किलो अनाज आता है। गेहूँ और चावल कितना कितना आता होगा? जी, गेहूँ 3 किलो आता है, 2 किलो चावल आता है। अच्छा, कितने दिन चल जाता होगा आपके यहाँ? हमारे यहाँ ज़्यादा 8 दिन 10 दिन चलता है। फिर कैसे चलता है? फिर जो है बाजार से खरीदना पड़ता है हमको। अच्छा, ये बताइए जो पहले जब कोरोना से पहले की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन से पहले की, तो उस समय सब्जी कितनी आती थी, तेल कितना आता था? सब्जी के साथ हम 2 ही ना लेते थे। अब तो जो है कभी ले ली नहीं, कभी नहीं ली। बस आलू का जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आलू खाते हैं। यह सच्चाई नरेंद्र शुक्ला की नहीं, भारत के करोड़ों परिवार की है। इस हकीकत के बीच जब सरकार के सबसे बड़े मुखिया प्राइवेट सेक्टर की तारीफ पे तारीफ करते हैं तो सवाल उठता है कि फिर सरकार की तारीफ पे तारीफ क्यों नहीं करते। इस तरह से प्राइवेट सेक्टर को बुरा कहने पर प्रधानमंत्री इतना बुरा क्यों मान जाते हैं? वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से? रोजगार देंगे कैसे? और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? आईएएस को बाबू कहना बुरा लग जाता होगा, लेकिन उन्हें यह बुरा नहीं लगता कि उनके सामने प्राइवेट सेक्टर की इतनी तारीफ की जाती है जिसे छोड़कर वे खुद आईएएस बनने आए हैं। उन्हें इतना तो पता ही होगा कि उनके ही दस्तखत से प्राइवेट सेक्टर सरकारी संसाधनों को हड़प लेते हैं, कई बार मिली भगत से। क्या वाकई प्राइवेट सेक्टर उतना ही सक्षम है जितना सक्षम बताया जाता है? क्या निजी सेक्टर अक्षम नहीं है? फिर क्यों इस सेक्टर ने सरकारी बैंकों के लाखों करोड़ रुपए डुबो दिए? प्राइवेट सेक्टर के वेल्थ से ऊपर के हिसाब में जीडीपी भले ही अच्छी दिखती है, लेकिन नीचे के हिसाब में गरीबी ही गरीबी दिखती है। पिछले 1 जुलाई को रेल मंत्रालय ने 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने का फैसला किया। 30,000 करोड़ का टारगेट था। 1 साल बाद ना तो 150 ट्रेनें चल सकी, ना 30,000 करोड़ रुपया आया।
हिंदुस्तान टाइम्स की अनीशा दत्ता ने रिपोर्ट किया है कि इसे 12 क्लस्टर में लॉन्च करना था, लेकिन 3 क्लस्टर में ही प्राइवेट पार्टी आगे आई। इसी को फिर से राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में शामिल किया गया है। पाइपलाइन के लॉन्च होने के पहले से ही इसका ट्रायल शुरू हो चुका था। अब इसके लिस्ट को औपचारिक कर दिया गया है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से लगा ये रेलवे का सबसे बड़ा करनैल सिंह स्टेडियम है। पीटी उषा से लेकर ओलंपिक में मेडल लाने वाले बजरंग पूनिया, रवि कुमार और मीरा चानू ने इसी स्टेडियम में अभ्यास किया है। लेकिन अब कनॉट प्लेस से सटे करनैल सिंह स्टेडियम की 6 एकड़ जमीन से भारत सरकार पैसा कमाने की सोच रही है। कनॉट प्लेस में 1 मीटर जमीन की कीमत 5 से 10 लाख रुपए के बीच में है। करनैल सिंह स्टेडियम की 6 एकड़ की जमीन की कुल कीमत 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की है। यही वजह है कि सरकार बार बार ऐसी संपत्तियों को ब्राउन लैंड कहकर पुकार रही है। उसे लगता है कि इस जमीन की जितनी कीमत है उससे उसको फायदा नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि पैसा कमाने की इस योजना में करनैल सिंह स्टेडियम समेत लखनऊ, गोरखपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे 15 स्टेडियम शामिल हैं। ये बात है ना, लेकिन अर्जुन अवार्डी और पूर्व ओलंपियन रोहताश कुमार जैसे लोग इस फैसले के खिलाफ हैं। वो खुद करनैल सिंह स्टेडियम में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और रेलवे के खेल अधिकारी रहे हैं। कोचिंग कैंप यहीं पे लगते हैं, सारी फैसिलिटी है यहाँ रहने की, खाने की, पीने की। तो हमारे जो रेलवे के इतने ओलंपिक के 5 मेडल 6 मेडल जीते हैं अभी तक हमने। मीराबाई चानू का गोल्ड है, सुशील है, ये रवि है, साक्षी है, विनेश है, बजरंग है, ये सब स्टार प्लेयर हमारे। सबके कोचिंग कैंप हम दिल्ली में करनैल सिंह स्टेडियम में लगाते हैं। ये हमारा हब है स्पोर्ट्स का। अगर इसको हटा देंगे तो हमारे को ऐसी अच्छी जगह कहीं पे नहीं मिलेगी। उससे हमारा स्पोर्ट्स बहुत इफेक्ट होगा उससे। इसी तरह रेलवे ने 2019 में प्राइवेट मॉडल पर तेजस नाम की कॉरपोरेट ट्रेन चलाई। फिलहाल 2 तेजस ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट 70% है, यानी इससे कम सीटें भरी तो ट्रेन चलाने में नुकसान होगा। इसीलिए इसे चलाने में कई मुश्किलें हैं। अब दोबारा 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाकर 30,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना है। रेल ही नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भी निजी निवेशकों के जरिए 6200 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है, लेकिन इसकी प्रक्रिया 3 साल से चल रही है। फिलहाल नई दिल्ली समेत 100 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है, लेकिन गांधीनगर और हबीबगंज ही विकसित हो पाए हैं। अब रेलवे यूनियन कह रही है कि ट्रेन और स्टेशनों को प्राइवेट हाथों में देने की योजना फ्लॉप साबित हो रही है। तेजस ट्रेनें खड़ी हैं, नहीं चल पा रही हैं। इसलिए नहीं चल पा रही हैं कि वो लोढ़े और दूने दाम लेना चाहता है और 5-10 मिनट का अंतर है सिर्फ, तो सुविधाएं हैं नहीं और वो उसको बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसलिए ये संभव नहीं है। इसी तरीके से मान लीजिए स्टेशंस हैं, स्टेशंस को वो कहते हैं कि हम इन पे माल बनाएंगे, इन पे होटल बनाएंगे। 150 स्टेशन की चर्चा पिछले 10 वर्षों से चल रही है, लेकिन अभी तक न पुरानी सरकार बना पाई न नई सरकार बना पाई। 4 स्टेशंस बड़े बमुश्किल इनके जो है वो टेंडर हुए हैं, उनमें खाली हबीबगंज तैयार हुआ है और वो भी फेल है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वित्त मंत्री को क्यों कहना पड़ रहा है कि सरकार ने अब बता दिया है कि वो अपनी नीतियों पर कायम है, निश्चित है, कॉरपोरेट अब आगे आए और निवेश करे। सरकार को यह क्यों कहना पड़ रहा है? क्या इतने एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर को पता नहीं कि कब और कहां निवेश करना है? इसके लिए वित्त मंत्री को कहना पड़ेगा। मुद्रीकरण की लिस्ट में कालका शिमला रेल, नीलगिरी रेल, दार्जिलिंग ट्रेन भी शामिल है, जिसे यूनेस्को ने हेरिटेज एसेट की मान्यता दी। अपनी वेबसाइट पर रेलवे लिखती है कि उसे पर्वतीय रेलवे पर गर्व है, उसके पास 4 हेरिटेज एसेट है। अब मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को छोड़कर बाकी तीनों पर्वतीय रेलवे का मुद्रीकरण किया जाएगा। जो देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है, क्या उसके पास इतना भी पैसा नहीं कि गिनती की ये 3-4 हेरिटेज संपत्तियों को उनका रखरखाव कर सके? इसे रेल मंत्रालय खुद क्यों नहीं लोकप्रिय बना सकता?
क्या प्राइवेट पार्टी रेलवे से कम दाम पर टिकट बेचने आ रही हैं? सरकार ने हजारों करोड़ रुपए लगाकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है। इसके बनते ही प्राइवेट सेक्टर को देने का क्या तुक है? अगर यह प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएगा तो क्या इसका किराया नहीं बढ़ेगा? फिर व्यापारियों और किसानों को सस्ते दरों पर माल पहुंचाने के वादे और सपनों का क्या हुआ? उसी के नाम पर तो यह कॉरिडोर बनाया गया था। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा। हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लाभ किसान रेल को भी होने वाला है। दिसंबर 2019 में रेलवे ने 8 काडर को मिलाकर एक नया काडर बनाया, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज IRMS। यह जो नया काडर है जिसके नाम में मैनेजमेंट है, 4 पर्वतीय रेल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्यों नहीं चला सकता? इतने साल से रेलवे अपना संचालन कर रही है, लाखों लोगों को रोजगार देती है, अचानक इसे बाहर की एफिशिएंसी की क्यों जरूरत पड़ गई? वाकई वे दिन बहुत अच्छे थे जब रेल मंत्री रेल के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां पैदा करने की बातें किया करते थे। इतनी नौकरियां तो नहीं दी तो क्या हुआ? बात तो करते थे। फ्लैशबैक में सुनकर बेरोजगार ठंडा ठंडा कूल फील तो कर ही सकते हैं। 10 लाख नौकरी मिलने वाली थी। My own sense is that may not be directly in a job in the railways, which then gets reflected in numbers, but certainly through engaging people in work in a variety of different areas across the system. Not less than 1 million jobs can be created in less than 12 months. हमारा सवाल सिंपल है, प्राइवेट सेक्टर ठीक है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी ठीक हो सकती है, लेकिन उसकी इतनी तारीफ से पहले क्या हम उसके रिकॉर्ड के बारे में सही जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि PPP के कितने मॉडल फेल हो चुके हैं? उनके घाटे में जाने की दर क्या है? इस मॉडल में जनता को कितना फायदा हुआ है? PPP मॉडल जो अभी पिछले 20 साल से सरकार ने चलाया, उसमें यह था कि अब पब्लिक ओनरशिप कम होगी और जो पब्लिक एसेट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर उसको चलाएगा। पर उसमें देखा यह गया कि वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो रिस्क था वो सारा पब्लिक सेक्टर का था और प्रॉफिट जो था वो सारा प्राइवेट सेक्टर का आ रहा था। तो इसलिए ये मॉडल चल नहीं पाया। तो अभी भी डर ये है कि इस समय पैंडेमिक के दौरान जो समस्या है, जिससे कि रिटर्न कम हो गया है बहुत सारे एसेट्स पे, तो इसका वैल्यूएशन भी कम होगा, तो प्राइवेट सेक्टर को ये दे दिया जाएगा और जहाँ जो फेवरेट होंगे तो क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते हुए उनको ये थमा दिया जाएगा। तो पब्लिक का इसमें नुकसान होगा, क्योंकि पब्लिक को जो वैल्यूएशन मिलना चाहिए था पब्लिक सेक्टर एसेट्स का, वो मिलेगा नहीं। और दूसरा ये है कि जब तक कि ये काफ़ी कम दाम पे नहीं बेचा जाएगा तब तक वो प्राइवेट सेक्टर वाला कोई लेगा भी नहीं। तो इससे प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा होगा और जो पब्लिक है उसको नुकसान होगा। इसके चलते एक चीज़ और होगी कि जो रोज़गार का जो बढ़ना चाहिए था वो रोज़गार भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट बनाने के लिए जो उसमें अभी एम्प्लॉयज़ होंगे, जो लोग काम करते होंगे, उनकी छटनी कर देगा, जिससे कम लोग को वहाँ पे नौकरी मिलेगी। और तीसरी बात यह है कि इस समय ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि हम जो गरीब आदमी है, जिसके नौकरी चला गया, जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, उसके हाथ में पैसा दें, उसको रोज़गार दें। तो अगर यहाँ रोज़गार कम होता है तो वो समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी और डिमांड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था द्वारा पटरी पे नहीं आएगी। और इसके साथ साथ जो एक और समस्या जुड़ी है कि क्या हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा इसको करने से। सरकार का ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन नेट कोई इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर के एसेट्स हैं उसको प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर जो और इन्वेस्टमेंट करना उसको होगा तो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करके यहाँ इन्वेस्ट कर देगा। और सरकार के हाथ में जो पैसा आएगा वो इन्वेस्ट जब होगा तो जो एसेट्स कम हो गए उसी को रिप्लेस करेगा। तो नेट कोई ऐसा नहीं कि जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और खासकर जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है तो उस समय तो इन्वेस्टमेंट नया और ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहाँ पे कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी है, जहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। तो मेरा मानना है कि इस समय
जो सरकार को करना चाहिए था वो है डिमांड साइड जो है पॉलिसीज को, ना कि ये जो सप्लाई साइड पॉलिसीज हैं जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा के सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट और तेज हो जाएगा। तो ये नीतियां मेरे हिसाब से अभी सही नहीं है, खासकर इस समय के लिए। सरकारें पीपीपी को जादू की छड़ी की तरफ पेश करना चाहती हैं। हरियाणा सरकार ने तो कानून बना दिया विधानसभा में कि पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण करते वक्त किसानों की सहमति जरूरी नहीं होगी। अभी किसान आंदोलन चल रहा है। आखिर इस पीपीपी में क्या है कि सरकार किसानों की मर्जी के बिना उनकी जमीन ले लेना चाहती है। कंपनी के लिए कलेक्टर को अधिकार दे दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने मुद्रीकरण पाइपलाइन की 2 खंडों में किताब लॉन्च की है, पढ़िएगा। मुद्रीकरण को सही ठहराने के लिए कई देशों के उदाहरण दिए हैं। ये सारे उदाहरण कामयाब वाले हैं। इससे अलग एंडी मुखर्जी ने ब्लूमबर्ग ट्विंट में लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स में बिजली के खंभों और तारों का निजीकरण किया गया। उस कारण 5 साल में बिजली बिल डबल हो गया। दाम कम करने के लिए सरकार को ही सब्सिडी देनी पड़ गई। सिंगापुर को सबर्बन रेलवे और सिग्नल सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करना पड़ गया क्योंकि प्राइवेट प्लेयर ने रखरखाव में निवेश कम कर दिया, जिसके कारण गाड़ियों के चलने में बाधाएं आने लगी, दुर्घटनाएं होने लगी और यात्री नाराज होने लगे। हम भारत में हर रेल दुर्घटना को भूल जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन में 17 अक्टूबर 2000 की रेल दुर्घटना की आज तक बरसी मनाई जाती है, याद किया जाता है, कार्यक्रम होते हैं। इस दुर्घटना में केवल 4 लोगों की मौत हुई थी। जांच से पता चला कि जिस प्राइवेट कंपनी को रेल चलाने का काम दिया गया था, उसने रेल की पटरियों के रखरखाव में ठीक से निवेश नहीं किया। जिस जगह पर गाड़ी पलटी वहां पर पटरी के 300 टुकड़े हो गए थे। ब्रिटेन में तो उस प्राइवेट कंपनी पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। क्या भारत में कभी आप ये सोच सकते हैं, खासकर उद्योगपति मित्र हों? विपक्ष ने जब मुद्रीकरण को मेगा सेल बताया और आलोचना की तो सरकार का जवाब बिंदुवार नहीं है। सरकार कभी राहुल गांधी को अमेठी की याद दिला रही है तो कभी कह रही है कि उन्हें मुद्रीकरण की समझ भी है। Does he understand what is monetization? Congress party can every now and then come up with, oh, you're selling off the country, selling. That's something which they are very good at. They sold air, they sold water, they sold land, they sold mines and made a lot of kickback with it. हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं। हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था। इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे। स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है। जो इंडस्ट्रीज क्रॉनिकली लॉस मेकिंग होती थी उनको हम प्राइवेटाइज करते थे। जिन कंपनीज के पास मिनिमल मार्केट शेयर होता था उनको हम प्राइवेटाइज करते थे और उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करते थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की रिस्क हो। मतलब अगर सरकारी कंपनी मोनोपोली को रोक सके तो हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं। हम कहते हैं प्राइवेटाइज कीजिए मगर देश को नुकसान मत पहुंचाइए। सरकार को जो करना है वो करेगी, लेकिन एक दर्शक के नाते फैसलों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। ध्यान से उन शर्तों को देखना चाहिए कि आपके टैक्स के पैसे से बनी संपत्तियां किस प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जा रही हैं। क्या इससे वाकई नौकरियां बढ़ जाएंगी और दाम कम हो जाएंगे? सपना है, देखते रहिए और ब्रेक ले लीजिए। बाईस अगस्त को इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले की बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। देर रात तक वीडियो में हुई बर्बरता के खिलाफ हजारों लोग कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हो गए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। तब कहीं जाकर एफआईआर हुई। हालांकि अगले दिन
यानी 23 अगस्त की शाम पीटने वाले शख्स के खिलाफ भी एक 13 साल की बच्ची की शिकायत पर आईपीसी की 7 धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और धारा 8 के तहत मामला दर्ज हो गया। अनुराग द्वारी इसकी परतों को खोल रहे हैं। 24 घंटे में तस्लीम पीड़ित से आरोपी बन गया। इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ तथ्यों को इस मामले में देखने और समझने की जरूरत है, जिससे पता लगे कि क्या वाकई आरोपी तस्लीम ने इस घटना को अंजाम दिया या उसे एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। एफआईआर के मुताबिक बच्ची का आरोप है, मेरे घर एक चूड़ी बेचने वाला लड़का आया, नाम पूछने पर अपना नाम गोलू पिता मोहन सिंह बताया और अधजला वोटर आईडी कार्ड दिखाया। मेरी माँ पैसे लेने अंदर गई तो मेरा हाथ बुरी नीयत से पकड़कर सहलाने लगा। मैं चिल्लाई तो आसपास रहने वाले भैया और माँ अंदर से आ गए तो वो गुस्से में धमकी देकर भागने लगा। आसपास के भैया लोगों ने उसे पीछा कर पकड़ा। फिर मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या हुआ। मैं लोकलाज के कारण कल रिपोर्ट करने नहीं आई। अपनी शिकायत में नाबालिग बच्ची ने पुलिस को बताया कि घटना के समय उसके पिता बाजार गए हुए थे। अब 23 अगस्त को दोपहर में इंदौर पूर्व के एसपी आशुतोष बागरी का बयान फिर से सुनिए। 3 आरोपी मुख्य रूप से हैं जो कि उसमें लीड रूप में मारते हुए उसको दिख रहे हैं, बाकी को प्रोवोक कर रहे हैं कि इस पे जो है आकर के और मारपीट करें। वो 3 आरोपी इसमें नामजद हैं, राजकुमार भटनागर और विवेक व्यास। इनमें से 2 को पुलिस राउंड अप कर चुकी है। इसमें राजकुमार भटनागर को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। हमने जानबूझकर पहला नाम आपको नहीं सुनवाया क्योंकि वो पीड़ित बच्ची के पिता हैं। यानी 23 अगस्त की दोपहर तक पुलिस को पता ही नहीं था कि मारपीट के एक आरोपी पीड़ित बच्ची के पिता हैं, क्योंकि बच्ची ने पुलिस के सामने जो अपना बयान दिया है वो 23 अगस्त की शाम को 5:39 पर दिया है। अब राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान जो उन्होंने 23 अगस्त को सुबह लगभग 11 बजे दिया था, वो भी सुनिए। चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में वार्ड में था, हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं और उसके कारण से वहां पर बेटियों को, बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियां पहनाने का ज्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई। गौर करने वाली बात यह है कि गृह मंत्री ने जब ये बयान दिया था तब तक पीड़ित बच्ची का बयान पुलिस को नहीं मिला था। पीड़ित बच्ची का बयान गृह मंत्री के बयान के लगभग 6 साढ़े 6 घंटे बाद पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन गृह मंत्री ने लगभग वही बातें कही जो पीड़ित बच्ची के बयान में दर्ज हुआ। पीड़ित बच्ची की शिकायत पर जो एफआईआर लिखी गई उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि बच्ची लोकलाज से करीब 28 घंटे बाद शिकायत करने पुलिस के पास पहुंची। दूसरी तरफ मारपीट की घटना के बाद तस्लीम खुद पुलिस के पास पहुंचा, जिसका उल्लेख उसकी एफआईआर में भी है। ये एफआईआर 23 अगस्त सोमवार को आधी रात को 12:32 पर लिखी गई और इस एफआईआर के मुताबिक पुलिस को घटना की सूचना 22 अगस्त को रात 11:40 पर मिली। ये वही समय था जब इंदौर कोतवाली के सामने हजारों लोग इकट्ठा होकर चूड़ी वाले को मारने के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस एफआईआर के मुताबिक तस्लीम पुलिस को बता रहा है कि किस तरह से उसके साथ मारपीट और लूट हुई। साथ में ये भी बता रहा है कि घटना के तुरंत बाद वो पुलिस स्टेशन गया, जहां से तस्दीक करने के लिए 2 जवान उसके साथ मौकाए वारदात पर गए। अब सवाल ये भी उठता है कि जिस व्यक्ति की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में बेरहमी से पिटाई हुई हो, क्या वो अपनी शिकायत लेकर खुद पुलिस थाने जाएगा या फरार हो जाएगा? दूसरा सवाल ये भी है कि जिस बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई हो, क्या उसके परिजन लोक लाज के डर से फौरन शिकायत करने थाने नहीं पहुंचेंगे? वायरल वीडियो में कई गालियों के अलावा मारपीट करने वालों को ये कहते सुना गया कि बम्बई बाजार का बदला लेने के लिए मारो। दरअसल कुछ दिनों पहले वाल्मीकि समुदाय की 2 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी और उनके चाचा की कथित तौर पर मुस्लिम बहुल बॉम्बे बाजार में पिटाई हुई। सवाल यह है कि अगर तस्लीम बच्ची के साथ छेड़खानी करके भागा था तो पीटने वाले उस घटना को छोड़कर
10 दिन पहले हुई वारदात का जिक्र क्यों कर रहे थे, जबकि शिकायतकर्ता के घर से बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पर उसे पीटा गया। बहरहाल मंगलवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इंदौर में जो रैली निकाली थी, उस मामले में पुलिस ने धारा 188 के तहत 2500 लोगों पर मामला दर्ज किया है, लेकिन कोई नामजद नहीं है। पहले पीड़ित बाद में बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी तस्लीम को अदालत ने 3 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। एक और बात पता लगी है कि 2 आधार कार्ड तस्लीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटन के लिए फर्जी तरीके से बनवाया था। इंदौर से हेमंत शर्मा, भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।